हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए एंड न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2010 टू 2019 जो डीबीटी जेआरएफ के अंदर पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि हम लोग कौन से रिसोर्सेज, कौन सा मटेरियल, कौन सी बुक्स फॉलो करें, वीडियोस फॉलो करें या फिर बुक्स से पढ़ें, कौन कौन सी यूनिट्स को कंप्लीट करें सीएसआईआर नेट के लिए बेसिक मेनली, एंड डीबीटी जेआरएफ के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर कितने घंटे पढ़ाई करें। मेनली कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें से आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि उन क्वेश्चंस में से कितने कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ओके, सो अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसका एक भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल रूट तक पहुंचे हो किसी कॉन्सेप्ट के। क्योंकि मुझे जो भी कमेंट आते हैं वो सब सिर्फ इसी से रिलेटेड आते हैं कि हाँ आप लोग ये वीडियोस अपलोड करते रहें या फिर ये वाली बुक सफिशिएंट है या नहीं, इसमें कैसे पढ़ा जाए ये वो। लेकिन ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आता कि इस वाले टॉपिक के अंदर हमें पर्टिकुलर ये डाउट है और इस टॉपिक का इस वाले बिल्कुल इसका मीन क्या है। ओके, इसकी एप्लीकेशन क्या है या फिर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछना चाह रहा है। कोई डाउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी कमेंट नहीं आता है। मेनली जो भी कमेंट आते हैं वही आते हैं कि स्ट्रेटेजी बता दो, रिसोर्सेज क्या क्या लें, ये क्या, कितने घंटे पढ़ाई करें, ये वो। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका नॉलेज। ओके, कितना आप पढ़ाई कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि आप कौन से बुक से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ सकते हो, वीडियोस देख के पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक सिंगल टॉपिक का, हर एक टॉपिक का वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट, कौन सी यूनिट्स को प्रिपेयर करें। आप अगर मास्टर्स कर चुके हो, आपको पता है कि आपने किस सब्जेक्ट में मास्टर किया है, आपका कौन सा टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग है, आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है। और इसमें सब्जेक्ट की बात ही नहीं है, 13 यूनिट है। आप 13 यूनिट, ऑल 13 यूनिट इक्वल मार्क्स कैरी करती हैं। आप कोई से भी यूनिट्स पढ़ सकते हो जो भी आपको वो समझ में आए, और मेरे हिसाब से सारी यूनिट्स पढ़नी चाहिए। ओके, तो सजेशन लेना चाहिए, गाइडेंस ले सकते हो आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई और बिल्कुल फीड कर देगा। पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा ना। तो रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास ये मैटर नहीं करता है। आपके पास एक भी सिंगल बुक भी नहीं होना। आप काफी सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि पाथ फाइंडर इज सफिशिएंट और नॉट। तो पाथ फाइंडर में आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कितना मटेरियल दे रखा है और कितने क्वेश्चंस आपके मैच होते हैं और कितना उसमें से उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं, खुद एनालाइज कर सकते हो। लेकिन जब एनालाइज करोगे ना, तो जब पढ़ोगे उस पर्टिकुलर चीज को, पढ़ाई बहुत कम करते हैं, रीडिंग और लर्निंग बिल्कुल कम हो चुकी है। बस ज्यादा कंपटीशन इस बात पे है कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज कहाँ से आए, कौन क्या पढ़ रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अभी ये ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल पढ़ रहा है। ओके, इससे अच्छा है आप ये सोचो कि मुझे कितना आता है और मुझे कौन सा टॉपिक जल्दी से समझ में आ रहा है, कहाँ से मुझे समझ में आ रहा है। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, या फिर वीडियोस देख के समझ में आ रहा है, कोई समझा रहा है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से समझ में आ रहा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें, ना कि पर्टिकुलर रिसोर्सेज के पीछे भागे। रिसोर्सेज तो काफी सारे मिल जाएंगे आपको, गूगल पे भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगे, काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज कितना है, आप नॉलेज कितना गेन कर पा रहे हो किसी भी वीडियो से, किसी बुक से, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। आप कहीं से भी पढ़ लोगे, खुद को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद को डिवोट नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट कैसे आएगा। ओके, तो खुद से पढ़ाई करो,
जो टॉपिक समझ में नहीं आता हो उसके डाउट्स पूछो, ना कि ये कि हम आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। स्ट्रेटेजी भी मैटर करती है, हो सकता है किसी और की स्ट्रेटेजी आपके भी यूज आ जाए, तो वो सब आप देख सकते हो। लेकिन मेन जो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है अभी, सिर्फ 15 डेज बचे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने का मेरा मेन मोटिव यही है। आप खुद समझ सकते हो टॉपिक वाइज अरेंज करना कितना हेक्टिक होता होगा। एक पर्टिकुलर 10 ईयर के क्वेश्चंस को एक एक टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के एक साथ अरेंज करके फिर उसको समझाना कितना हेक्टिक होता होगा। लेकिन ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल सारा मटेरियल एक साथ मिल जाए, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो इसका आपको प्रॉफिट लेना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने वीडियोस देख लिए सारे और आपको कुछ मिला ही नहीं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया और एट द एंड वही रिजल्ट। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक टॉपिक को क्लियर करो। इसमें से समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में पूछो, मेरे से समझ में नहीं आता तो किसी और वीडियो से देखो या फिर बुक से पढ़ो, कहीं गूगल करके उसमें नेट से पढ़ सकते हो आप। लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो। उसके बाद आप खुद ब खुद आपको डाउट आने लग जाएंगे जब आप पढ़े। मोर स्टडी मोर डाउट्स। ओके, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन। अगर आप ज्यादा स्टडी करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होते रहेंगे कि क्या ये कैसे आया, ये कैसे आया। ओके, तो पढ़ाई करने पे ज्यादा अपना टाइम डिवोट करो, ना कि ये सब चीजों के पीछे भागने से या ये चीजें सोचने से कि हम लोग किस बुक से पढ़ाई करें, कौन सा मटेरियल पढ़ें। ओके, पढ़ाई तो सभी करनी है। 13 यूनिट्स में वो सिलेबस दे रखा, तो वो किस लिए दे रखा है कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको ये सोचना है कि मुझे ये कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं या फिर मैं इनसे अच्छे से क्वेश्चंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सोचना है, ना कि ये कि मुझे कौन से टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स मेरे पास होनी चाहिए, ये मैटर नहीं करता है। आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। यही कहना है मुझे कि बिल्कुल रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको अपने सामने रखो और पढ़ना स्टार्ट करो। बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि उसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में शॉर्ट इस तरह से याद करो कि आपको लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रह सके वो चीज। स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है, ये नहीं कि शॉर्टकट अपना लो कोई कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया बीच में से। ऐसा नहीं होता है। पढ़ना तो पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि उसको बिल्कुल इस तरह से कंसाइज वे में पढ़ो कि वो टॉपिक भी समझ में आ जाए और वो भी कम टाइम में। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, data below are from a Michelson-Stall type of experiment. Which model of DNA replication is supported by the results shown in the table below? तो इसका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन मिजेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में मैं कितनी ही बार आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या था। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो मेनली सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। एक पेरेंट स्ट्रैंड आती है, उसके साथ डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है। उसके अलावा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रियल में है नहीं, लेकिन उसको हाइपोथेटिकल बना के उसके एक्सपेरिमेंट के बेस पे पूछे जाते हैं कि कंजर्वेटिव टाइप का भी हो सकता है या फिर डिस्पर्सिव टाइप का भी हो सकता है। ओके, तो इसमें कंजर्वेटिव क्या होगा, जिसमें एक स्ट्रैंड पूरी। अब इसमें क्या हुआ, हेवी और लाइट का परसेंटेज देखते हैं सबसे पहले। तो हेवी में परसेंटेज दे रखे हैं और लाइट में भी दे रखे हैं, लेकिन हाइब्रिड डीएनए का कोई भी परसेंटेज नहीं है। इट मीन सेमी कंजर्वेटिव तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, हाइब्रिड आता है, एक स्ट्रैंड पेरेंट वाली आएगी और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहेगी। ओके, यही हमने देखा है। काफी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इसमें से कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप इस टेबल को देखें, ये नहीं सोचे कि ये क्वेश्चन टफ होगा। ओके, या फिर मिजेल्सन एंड स्टॉल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल पेशेंट के साथ रीड करें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले ऑप्शंस को भी देख लें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके ऑप्शंस को देखें, ताकि उसमें से ऑप्शंस को देखने से पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। ओके, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से स्टडी की है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में क्या होगा, एक पेरेंट स्ट्रैंड रहेगी, एक डॉटर स्ट्रैंड रहेगी, हाइब्रिड डीएनए बनेगा।
ये क्या था, हेवी मेटल के अंदर इसको बनाया गया था। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हो सकता है इसको किसी जो लाइट मेटल है उसके अंदर लाइक 90 नाइट्रोजन 14 के अंदर इसको ग्रो किया गया था। ओके, उसके अंदर रिप्लिकेशन हो रहा था, तो एक डॉटर स्ट्रैंड दूसरी आ जाएगी और एक हो जाएगी हेवी स्ट्रैंड वाली। तो इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में रिप्लिकेशन होता है। और कंजर्वेटिव में क्या होगा, एक पूरी स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज होगी वो पूरी पेरेंट वाली होगी और एक पूरी क्या होगी, डॉटर वाली होगी। तो इसके अंदर कैसा रिजल्ट आएगा, हेवी वाला आएगा, लाइट वाला आएगा, लेकिन हाइब्रिड नहीं आएगा। इसी तरह से डिस्पर्सिव में क्या होता है, बीच बीच में हाइब्रिड रहता है। ओके, एक हेवी आ गया, एक लाइट, फिर हेवी आ गया, इस तरह से डिस्पर्सिव मैनर में आ जाता है। तो इसमें भी हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है, इसमें भी हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है, लेकिन कंजर्वेटिव मोड में आप लोग देख सकते हो कोई हाइब्रिड फॉर्म नहीं हो रहा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए रिप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव। इसी तरह से ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक पेरेंट स्ट्रैंड से जो एक पेरेंट स्ट्रैंड भी दिखाई दे रही है और एक उसकी डॉटर स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड दिखाई दे रही, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा होना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी टॉपिक की बात नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज पेलियंड्रोम। तो पेलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होती है, जिसको आगे से बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ से रीड करते हैं तो सेम रीड होती है। तो अब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं ए सी जी। अब यहाँ से भी अगर रीड करते तो ए सी जी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगी, जी रहेगी, तो यहाँ ए तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो हो गई नहीं। उसके बाद ए टी जी, यहाँ से रीड करेंगे तो सी जी जी आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसी तरह से ये क्या है, जी से सी से स्टार्ट हो रहा है, इधर से ए से स्टार्ट होगा। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को देखते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में अगर सेम रीड हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, पेलिंड्रोम सीक्वेंस। तो फोर्थ ऑप्शन में देख सकते हैं लाइक ए जी जी सी सी टी। अब ये क्या है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एडिनी, तो ए जी जी सी सी टी, तो ये बिल्कुल हो गई पेलिंड्रोम सीक्वेंस। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसानी से ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो पेशेंस के साथ, अगर आप क्वेश्चंस को रीड करो तो। ओके, तो बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये सिर्फ एग्जाम है, नॉट ए रॉकेट साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एन मैसेंजर आरएनए इज 5 प्राइम। यहाँ से कुछ कोडोन्स दे रखे हैं, उसके बाद एज्यूमिंग दैट राइबोसोम्स कुड ट्रांसलेट दिस मैसेंजर आरएनए। ये कोई मैसेंजर आरएनए के कोडोन्स है, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक रीड करते ही हमें पता चलना चाहिए कि राइबोसोम किसी चीज को रीड करेगा तो वो कहाँ से करेगा, स्टार्ट कोडोन से। और वो जब उसका सिंथेसिस हो जाएगा मैसेंजर आरएनए का, सॉरी वो ट्रांसलेट हो जाएगी, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, तो वो कहाँ जाके रुकेगा, स्टॉप कोडन पे किसी कोई ना कोई स्टॉप कोडन प्रेजेंट होगा। तो हाउ मेनी अमाइनो एसिड लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट, सॉरी द रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन टू बी। तो इसमें कितने अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो हम लोग इसमें बिल्कुल इसमें काउंट कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट कोडोन स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कोडोन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये 1 नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अमाइनो एसिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। उसके बाद यू ए जी आ गया, और यू ए जी हमें पता है कि स्टॉप कोडोन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तो 6 न्यूक्लियोटाइड की 6 पॉलीपेप्टाइड 6 अमाइनो एसिड की क्या हो जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में आपको सोल्व करना है, बिल्कुल भी टेंशन लेके या फिर बिल्कुल कंफ्यूज होके नहीं सोल्व करना है। अगर आप इजी वे में सोल्व करोगे तो आपको अगर नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल आप इजीली सोल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है a 20-mer DNA contain one second a 20-mer DNA contain A, G and C only if how sorry
इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डीएनए सीक्वेंस बी कंस्ट्रक्टेड। तो अगर 20 मर का डीएनए है और उसमें ओनली AGC 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, तो उसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग? 3⁻20। ओके, 20 मर्स हैं इसलिए इसको लिखेंगे 3⁻20। अगर यहाँ पे इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस नहीं दिए होते तो इसको क्या लिखते हैं? 4⁻20, बिकॉज नॉर्मली जो बेसिस होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं डीएनए के अंदर, तो AGCT। लेकिन इसमें मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो इसलिए इसका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3⁻20। ये इस तरह से एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी होती है जिसके अंदर जितने भी मार्क्स होते हैं उसको इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, a 300 base pair long B form of plasmid DNA has 20 complete turns. This DNA molecule is, तो अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि डीएनए के फॉर्म्स कितने होते हैं। सबसे पहले तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद ए फॉर्म ऑफ डीएनए, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर, और उसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं पर टर्न। ओके, तो 10 बेस पेयर अगर प्रेजेंट है और ये कितने का है? 300 बेस पेयर लॉन्ग बी फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड डीएनए है। इट मीन्स, और यहाँ 20 कंप्लीट टर्न्स प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? नंबर लो हो गए। ओके, 30 प्रेजेंट होने चाहिए थे लेकिन 20 ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर अंडर वाइंडिंग होती है तो क्या होता है? नेगेटिवली सुपर कोइलिंग होती है, और ओवर वाइंडिंग होती है तो क्या होता है? पॉजिटिवली सुपर कोइलिंग होती है। ये लिंकेज नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें इतना सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए में पर टर्न कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, नेगेटिवली सुपर कोइल्ड हो जाएगा, बिकॉज इसमें 20 आ रहे हैं कंप्लीट टर्न, लेकिन इसमें होने कितने चाहिए थे? 30 कैसे होने चाहिए थे? अगर 300 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 10 आ जाएंगे, और 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर। तो आप देख सकते हो रिलैक्स्ड वुड हैव अबाउट 30 रोटेशन, 30 रोटेशन प्रेजेंट रहते हैं रिलैक्स्ड डीएनए के अंदर, मीन्स 10 बेस पेयर पर रोटेशन। सो ओनली 20 रोटेशन मीन्स इट इज अंडर रोटेटेड या फिर अंडरवाइंड, सो इट इज नेगेटिवली सुपरकोइल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिवली सुपरकोइल्ड। अब आपको ये क्वेश्चन देखते ही टफ लग रहा हो सकता है, लेकिन ये कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे अभी। लाइक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ है? ए क्लोज्ड सर्कुलर प्लाज्मिड ऑफ लेंथ 5000 बेस पेयर्स इज completely relaxed in aqueous buffer. If the plasmid is put in 80% ethanol so that it transform to A form of DNA. अब B फॉर्म नॉर्मली प्रेजेंट रहता है हमें पता है, उसके बाद वो A फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो A फॉर्म के अंदर हमें पता है 11 बेस पेयर पर टर्न्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ इट्स सुपर हेलिसिटी? अगर किसी B फॉर्म ऑफ डीएनए को A फॉर्म में कन्वर्ट किया, मीन्स उसके अंदर 10 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट है, वो 11 बेस पेयर पर टर्न में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ओवर वाइंडिंग हुई, उसमें वाइंडिंग इंक्रीज हुई ना, तो इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा? वो पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड है। पॉजिटिवली और नेगेटिव सुपर कोइलिंग का मतलब क्या होता है? अगर सुपर कोइलिंग ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। ओके, और वाइंडिंग अगर टोपोआइसोमेरेज कट करके उसकी वाइंडिंग को कम कर दे तो उसको बोलते हैं नेगेटिवली सुपर कोइलिंग। और जो नेगेटिव सुपर कोइल्ड जो डीएनए रहता है वो क्या रहता है? उसी से सिंथेसिस होता है, उस वही क्या होता है? एक्सप्रेस हो पाता है, रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जो भी होगा नेगेटिव सुपर कोइल्ड डीएनए से होगा, बिकॉज उसके अंदर अंडर वाइंडिंग हो रही है, वो बिल्कुल ओपन है डीएनए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉजिटिवली सुपर कोइल हो जाएगा, बिकॉज इसमें 11 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इज 30 किलो डाल्टन, द मिनिमल लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए एनकोडिंग दिस पॉलीपेप्टाइड विल बी क्लोज टू। तो 30 किलो डाल्टन की कोई प्रोटीन है और उसके वो कितने मैसेंजर आरएनए को एनकोड कर रही है, तो इसमें प्रोटीन ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, अब इसमें हमें मैसेंजर आरएनए की लेंथ बतानी है, मैसेंजर आरएनए कितने हैं। तो मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? कोडॉन्स प्रेजेंट रहेंगे ऑब्वियसली, तो हमें क्या फाइंड करना है?
कि इसमें मिनिमल लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए एनकोडिंग दिस पॉलीपेप्टाइड विल बी क्लोज टू। तो उन कोडॉन्स के नंबर फाइंड करने। 30 किलो डाल्टन की प्रोटीन है। किलो डाल्टन को हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डाल्टन के अंदर, तो किलो मीन्स 1030 लग जाएंगे, तो 30,000 डाल्टन प्रोटीन है। तो एक डीएनए एक अमाइनो एसिड के लिए निकालने के लिए एक अमाइनो एसिड का मोलिकुलर वेट होता है, एवरेज मोलिकुलर वेट हमें पता है 110। ओके, तो 110 को इससे डिवाइड करेंगे 30,000 को, तो कितना आ जाएगा, ये पूरा सोल्व करके देख लेते हैं हम लोग। Like molecular weight of protein is 30,000 Dalton by the average molecular weight of amino acid is 110। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितने अमाइनो एसिड आ जाएंगे, यहाँ पे 272 अमाइनो एसिड्स आ गए। तो 272 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, इट मींस इसके मैसेंजर आरएनए में कितने कोडॉन होंगे, एक अमाइनो एसिड कोड करता है 3 कोडॉन्स को। ओके, 3 कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, मीन्स 3 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं एक कोडॉन के अंदर। तो 272.7 अगर अमाइनो एसिड्स हैं तो उसमें से 3 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ कितनी हो जाएगी, सारे बेस पेयर्स को काउंट करना पड़ेगा ना, कोडॉन्स नहीं पूछा है। अगर इसमें सिर्फ कोड पूछते तो कितने आ जाते, अगर इसमें कोड पूछते तो 272 अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं तो कोडॉन्स भी 272 रह सकते थे, लेकिन इसमें बेसेस निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए है। तो 273 समथिंग है ये 272.7, तो 273 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 819, बिकॉज 3 बेस पेयर्स एक का मतलब क्या होता है, एक कोडॉन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 819। तो 819 किसके क्लोज है, 800 के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 बेस पेयर्स लेंथ आर पॉजिटिव वेयर द फर्स्ट बेस इज ए प्यूरिन एंड द लास्ट बेस पेयर इज पायरिमिडिन। तो इसमें क्या करना है आपको, लाइक इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन इसकी प्यूरिन फिक्स्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, प्यूरिन। तो प्यूरिन कितने होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन 2 प्यूरिन्स है, मतलब 2 पोजीशन इसकी फिक्स्ड है। उसके बाद लास्ट पोजीशन पे पायरिमिडिन होना चाहिए, मींस डीएनए है तो सिर्फ साइटोसिन एंड थायमिन रहेगा, और तो कितने हो जाएंगे 2 पायरिमिडिन्स हो जाएंगे, तो 2 पोजीशन इसकी भी फिक्स्ड है। उसके बाद हेक्सामेर है ये, ओके 6 बेस पेयर वाला है, तो 6 बेस पेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पोजीशन तो फिक्स्ड है जहाँ पे 2 आएंगे, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं 4 है, तो 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 इंटू 4 जगह पे तो 4 आएंगे और 2 पे हमें फिक्स है 2, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका हो सकता है कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये बेसिक इसको आप अपने माइंड से भी सोल्व कर सकते हो कि ये किस तरह से निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a covalently closed circular DNA was in relaxed state in water at 30 डिग्री सेल्सियस। रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर है 30 डिग्री सेल्सियस पे। What will happen to the supercoiling state of the molecule if water temperature increases to 60 डिग्री सेल्सियस और decreases to 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 30 से 60 डिग्री कर दिया तो फिर क्या होगा, और 30 से 10 डिग्री कर दिया तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एंजाइम्स जो होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाती है, एंजाइम जल्दी से डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। तो डीएनए तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, डीएनए डीनेचर होगा उससे पहले ही प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। और इसको सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होता है। अगर टोपो आइसोमेरेज एंजाइम डीनेचर हो गया तो इसका जो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वहां पे क्या होगा, पॉजिटिवली सुपर कोइलिंग बढ़ेगी। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो डीएनए पूरा ही डीनेचर हो जाएगा, लेकिन डीनेचुरेशन से पहले उसमें क्या होगा, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग बढ़ेगी, क्योंकि सारे एंजाइम्स डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। लेकिन वही टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होंगे, एंजाइम्स बिल्कुल एक्टिवेट रहेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, लेकिन इंक्रीज करने पे क्या होगा, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। So the DNA will undergo positive supercoiling at 60 degree and will undergo negative supercoiling at 10 degree Celsius. Okay, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन किसका कितने टेम्परेचर पे होता है। डीएनए बिल्कुल स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, आरएनए और प्रोटीन को क्यों प्रेफर नहीं किया गया? बिकॉज ये स्टेबल नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा पीएच, इस पे ज्यादा स्टेबल कौन रह पाता है? डीएनए एज कंपेरिजन टू आरएनए एंड प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव आइसोलेटेड एन इंडियन स्ट्रेन ऑफ फेल्स। कोई फास्ट ये वायरस है। फेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस, लाइक हमें पता है बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड। तो 5X174 कोई ये वायरस है। यू मेजर द न्यूक्लियोटाइड बेस कंटेंट ऑफ दिस ऑफ द फेल्स एंड फाइंड द फॉलोइंग रिजल्ट। इसका कोई न्यूक्लियोटाइड बेस कंटेंट निकाला और उसमें क्या निकला? एडेनिन था 40%, ग्वानिन था 10%। व्हाट आर द लाइकली परसेंटेज कंटेंट ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन? ओके, तो अगर ये हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि ये जो फाज है, ये वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आरएनए है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड है या फिर डबल स्ट्रैंडेड है? बिकॉज ये जो क्वेश्चन देखते हैं हमें पता चल गया कि ये चारगाफ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और चारगाफ रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स पे। और अगर एडेनिन 40% है, ग्वानिन 10% है, तो इसका जो अगर चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग करें तो थायमिन कितना हो जाएगा? 40% और साइटोसिन हो जाएगा इसका 10%। बिकॉज प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडिन और प्यूरिन 50%, पायरिमिडिन 50% होता है। ओके, तो A प्लस T इक्वल्स टू A प्लस G इक्वल्स टू T प्लस A प्लस T इक्वल्स टू G प्लस C। इस तरह से इसका ये होता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसकी वजह से इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द गिवन डेटा, बिकॉज चारगाफ रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ से कोई भी प्रिडिक्शन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसमें इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस वाले पर्टिकुलर वायरस का या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म दे दें, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उस पर चारगाफ रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव ऑब्टेन ए सैंपल ऑफ डीएनए एंड यू ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए। कोई डीएनए का सैंपल है, उसमें से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब किया है from this DNA and purify it. You then separate the two strand of the DNA and analyze the base composition of each strand and of the messenger RNA. You obtain the data shown in table below. Which strand of the DNA is coding strand serve as a template for messenger RNA synthesis. अब अगर आपने इस लाइन से बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछा है। ओके, अगर यहाँ पे हो सकता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी पूछ सकते हैं। अगर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछते हैं तो डीएनए की जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी रहती है? अपर साइड वाली 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड रहती है वो क्या रहती है? इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड। और उसी से क्या होता है? मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तो मैसेंजर आरएनए क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री होगी। और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो अपर वाली स्ट्रैंड है उसका क्या रहेगी? एज इट इज मैसेंजर आरएनए के अंदर वही सीक्वेंस आएगी एक्सेप्ट थायमिन, क्योंकि थायमिन की जगह पे मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। तो अब इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछा है, इट मींस मैसेंजर आरएनए इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसमें फर्स्ट वाली स्ट्रैंड में देखते हैं, एडेनिन दे रखा है 39.1। इसका मतलब एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन करेगा? यूरेसिल मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो यूरेसिल के कंटेंट देखें तो यहाँ 14.6 आ रहा है। इट मींस ये तो बिल्कुल इसका मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम सेम होना चाहिए ना चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग। दोनों स्ट्रैंड का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये वाली स्ट्रैंड तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, एक ही देख के हमें पता चल गया। उसके बाद ये वाले स्ट्रैंड देखते हैं, सेकेंड स्ट्रैंड में 14.2 14.6 के बिल्कुल समथिंग है, तो ये हो सकता है। उसके अलावा ग्वानिन का दे रखा है 30.8, तो ग्वानिन किसके साथ करता है? साइटोसिन के साथ, ये 30.8 आ गया। उसके बाद थायमिन का मैसेंजर आरएनए में तो 0 रहेगा, लेकिन ये 14.9 है। ओके, सॉरी 30, ये तो हो ही नहीं सकते फर्स्ट वाली स्ट्रैंड। तो सेकंड में 38.3 है। ओके, तो थायमिन किसके साथ करेगा?
एडेनिन के साथ, तो एडेनिन का कितना आ गया 39.0, ये इसके बिल्कुल समथिंग है। उसके बाद यूरेसिल, इसमें तो 0 रहेगा, लेकिन यूरेसिल एडेनिन के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो साइटोसिन का देख सकते हैं 25.7 है और ग्वानिन का 25.9 है, तो ये वाली स्ट्रैंड इसके बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्ट्रैंड बी इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, random DNA hexamer containing A, T, G and C are generated by DNA synthesis। कोई ये हेक्सामर है, the fraction of the hexamer that will have 3 purine followed by 3 pyrimidine। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें 3 purine followed by 3 pyrimidine है और कोई हेक्सामर सीक्वेंस है। तो हर एक नाइट्रोजनस बेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमें पता है 1/2, क्योंकि कोई जैसे एक बॉय होगा या गर्ल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 1/2। तो सारे नाइट्रोजनस बेसिस की भी इसी तरह से प्रोबेबिलिटी रहती है कि एडेनिन भी आ सकता है, थायमिन भी आ सकता है, ग्वानिन, साइटोसिन, इनकी सारी प्रोबेबिलिटी क्या है 50% है, 50-50% होती है, 1/2 आ सकता है। तो 1/2 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और हेक्सामर है तो इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 को, तो 1/2 टू द पावर 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mammalian cell has an outstretched double-stranded DNA of 1.2 meter which duplicates in 4 hours। ओके, तो इसकी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो 1.2 मीटर का है, वो डुप्लीकेट करता है 4 आवर्स के अंदर। ओके, इफ इट डुप्लीकेट एट द रेट ऑफ 20 माइक्रोमीटर पर मिनट, अगर ये 20 माइक्रोन पर मिनट से अगर डुप्लीकेट हो रहा है, तो हाउ मेनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आर देयर इन द डीएनए। तो हमें पता है कि क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये इस रेट से डुप्लीकेट हो रहा है तो इसके अंदर कितने ओराई सीक्वेंस, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सीक्वेंस प्रेजेंट रहेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मीटर के लिए 1.2 मीटर हो रहा है 4 हार्स के अंदर डुप्लीकेट, इसका मतलब इसको हार्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 240 मिनट्स हो जाएंगे। देन हमें क्या फाइंड करना है, 20 माइक्रोमीटर पर मिनट अगर वो हो रहा है तो उसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.2 अपॉन 20, और माइक्रोन को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6, और इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 लगा देंगे। ओके, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे एक 0 यहाँ लगा दिया। ओके, तो इसको सिंपली इससे डिवाइड कर लेंगे। देन अब इसको 20 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 0.6 आ जाएगा, और 0.6 को हटाने के लिए यहाँ पे 6 लिखा मैंने, और इधर क्या लिख दिया 100 लिख दिया, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। तो आप इसको बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ये आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10⁴ मीन्स 60,000 इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर 60,000 न्यूक्लियोटाइड की ये क्या करेगा, डुप्लीकेशन होगा इसका। तो इसमें हमें फाइंड करना है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो हमें पता है 240 मिनट्स में ये हो रहा था 1.2 मीटर, तो 60,000 कितने में होगा 240, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस AGUCI, I यहाँ पे आइनोसिन है, all occur at 5' position of anticodon in transfer RNA। What is the minimum number of transfer RNAs required to recognize all codon of amino acids specified by codons with complete degeneration। तो degeneracy का मतलब क्या होता है, एक अमाइनो एसिड काफी सारे कोडोन्स को कोड कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, काफी सारे कोडोन्स एक अमाइनो एसिड से कोड हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डीजेनरेसी। तो इसको वोबेल हाइपोथेसिस से समझ सकते हैं, लाइक अगर बेस पेयर एंटीकोडोन जो ट्रांसफर आरएनए के अंदर एंटीकोडोन्स GCAUI अगर प्रेजेंट है, तो बेसिस इसके कोडोन के अंदर मैसेंजर आरएनए के अंदर कौन कौन से कोडोन्स प्रेजेंट रहेंगे, U और C हो सकता है G की जगह पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, A की जगह पे क्या आ जाएगा, A की जगह पे यूरेसिल हो सकता है, G की जगह पे भी यूरेसिल हो सकता है, और I की जगह पे भी क्या हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है। तो इनमें से
इन तीनों की जगह पे तो यूरेसिल आ जाएगा। ओके, यूरेसिल को कोड करेंगे, एक ही अमाइनो एसिड काफी, एक ही नाइट्रोजनस बेस काफी है। उसके बाद सी के लिए क्या है, जी है, और आई के लिए क्या है, यहाँ यू के लिए क्या है, जी। तो सी और यू को कोड करने के लिए यहाँ पे अलग ट्रांसफर आरएनए चाहिए होगा, और ए और जी और सी के एंटीकोडॉन के लिए यहाँ पे अलग ट्रांसफर आरएनए चाहिए होगा। तो टोटल कितने ट्रांसफर आरएनए चाहिए इनके लिए, 2 ट्रांसफर आरएनए। ओके, बिकॉज जी को यू भी लिख सकते हैं, सी के साथ भी कोड कर सकते हैं, सी जी के साथ कर सकता है, एडिनिन यूरेसिल के साथ कर सकता है, लेकिन यूरेसिल एडिनिन और ग्वानिन दोनों के साथ कर सकता है अकॉर्डिंग टू वोबेल हाइपोथेसिस। एंड आइनोसिन एडिनिन यूरेसिल एंड साइटोसिन तीनों के साथ कर सकता है। तो इन सारे कोडोन को, एंटीकोडोन को कोड करने के लिए सिर्फ 2 ट्रांसफर आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन एन ऑर्गेनिज्म the amount of DNA per haploid genome is about 1.6 into 10 to the power 9 nucleotide pairs. Given that the length of DNA helix occupied by one nucleotide pair is 3.4 angstrom, approximately how long a double helix could be formed from this DNA? तो इसमें हेप्लॉइड जीनोम का कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9। उसके बाद हमें क्या करना है, गिवन दैट द लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स ऑक्यूपाइड बाय वन न्यूक्लियोटाइड पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रम, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग ए डबल हेलिक्स कुड बी फॉर्म। तो डबल हेलिक्स हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको डिप्लॉइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो डिप्लॉइड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद एंगस्ट्रम कितना है, कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं, 3.4। ओके, और एंगस्ट्रम को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस को देख के भी क्वेश्चंस को काफी टाइम सॉल्व करना पड़ता है, तो यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रम को, तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहाँ पे जो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.1 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.1 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। ओके, इसके अलावा मैं रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन से रिलेटेड और भी टेक्निक्स से जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो लेके आऊंगी, एक एक टॉपिक से रिलेटेड। और आज जो भी मैंने बोला है उसको इससे मन पे ना लें, ओके, पर्सनली ना लें, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और बिल्कुल पढ़ाई करते रहें। ओके, पढ़ाई करने के से ही आपको सक्सेस मिलेगी, इसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।